अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मशीनरी स्ट्रक्चर और रिटेनिंग स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी जो फार्मूला डेरिवेशन है या इसका जो फार्मूलाज है वो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और इसको हम कंसिडर करते हैं। रिटेनिंग स्ट्रक्चर और मेसनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो हमारे पास जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो वाटर रिटेनिंग होते हैं या सोइल रिटेनिंग होते हैं, जिस तरह हमारे पास डैम हो गया या रिटेनिंग वाल्स हो गए, तो वो हमारे साथ इस तरह होता है कि वो हमारे साथ टेंशन में वीक होते हैं, क्योंकि उसका जो बेस होता है वो ग्राउंड के साथ फिक्स नहीं होता, वो सिर्फ ग्राउंड के साथ कांटेक्ट प्रेशर में होता है या बेयरिंग स्ट्रेसिस में होते हैं। तो अगर हम इस तरह करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम कंसिडर करें इस डैम को, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए फिगर्स बनाए, वो मैं आप लोगों को शो करता हूँ। ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस भी किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर डैम है, सही है, और उसके इस साइड में वाटर है। ये इस एरिया का सेल्फ वेट है और ये इस एरिया का सेल्फ वेट है हमारे साथ। तो ज़ाहिर बात है इस तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इसके यहाँ पर एक्ट करेगा, सही है, सेंट्राइड के साथ थोड़ा करीब होगा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस सेक्शन का फ्रंट व्यू है, तो अगर यहाँ पर इसका रिजल्टेंट इसके सेंट्राइड पे एक्ट करे तो हमारे साथ जो कंबाइंड स्ट्रेसिस होंगे या नॉर्मल स्ट्रेसिस, कंप्रेशनल स्ट्रेसिस और फ्लेक्सर स्ट्रेसिस कंबाइंड जो होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर एज अ कंप्रेशन एक्ट करेंगे और एलॉन्ग दी एरिया या एलॉन्ग दी लेंथ ये हमारे पास ये स्ट्रेसिस इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब इसके सेंट्राइड पे लोड एक्ट कर रहा हो। लेकिन जैसे ही हमारे साथ लोड सेंट्राइड से थोड़ा ऑफ कर जाए, थोड़ा साइड पे हो जाए, तो हमारे साथ जिस साइड की तरफ हम लोड बढ़ाएंगे उस साइड की तरफ कंप्रेशन स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगे, और दूसरे साइड पर हमारे साथ कंप्रेशनल स्ट्रेसेस या कंबाइंड स्ट्रेसेस हमारे साथ वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। यहाँ पर कंबाइंड स्ट्रेसेस एज अ कंप्रेशनल स्ट्रेसेस होते हैं, सही है। और हम अगर फिर और थोड़ा सेंट्राइड से थोड़ा दूर जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जो कि यूजुअली बाउंड्री ऑफ द कर्न ऑफ सेक्शन होता है। अगर उस पॉइंट पर हम लोड अप्लाई करें, सही है, तो हमारे पास उसके करीब जो साइड उसके करीब होगा वहाँ पर कंप्रेशन सबसे मैक्सिमम होंगे, सही है, और उसके पिछले पॉइंट पर हमारे साथ स्ट्रेसेस ज़ीरो हो जाएंगे। ये हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे होगा, और वो पॉइंट जिस पर ये केस होता है वो यूजुअली बाउंड्री ऑफ द कर्न ऑफ द सेक्शन होता है। अगर हम कर्न ऑफ द सेक्शन से या उस पॉइंट से आगे जाए तो हमारे साथ इस स्ट्रक्चर में हमारे साथ कंप्रेशन स्ट्रेसेस के साथ साथ हमारे साथ उसके एक एंड पर टेंसाइल स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं, सही है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेसेस इन रिटेनिंग स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और ये अनडिज़ायरेबल होते हैं, सही है। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ना आए, क्योंकि अगर ये हमारे पास आ गया ये डैम फिर अपलिफ्ट हो जाएगा, सही है। फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज हो सकते हैं, फेलियर भी आ सकता है और सीपेज उसमें आ सकता है। तो यूजुअली हम इसको रोकते हैं, सही है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे साथ है, ये जो हमारे साथ सस्पेंशन ब्रिज है, सही है। सस्पेंशन ब्रिज ये इन केबल्स के ज़रिए इस पे लोड आता है और ये केबल इस लोड को ट्रांसफ़र करते हैं, इन टावर्स पे ट्रांसफ़र करता है। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये जो केबल होता है वो यहाँ पर इंच और बस के साथ अटैच होता है और ये इस पर टेंसाइल फोर्सेस आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर लूँ, ये यहाँ पर जब टेंसाइल फोर्सेस आएंगे ना, तो इसमें इस तरह के स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, कंबाइंड स्ट्रेसेस, उसमें कंप्रेशन भी होंगे और टेंशन भी होंगे। तो इस टेंशन यहाँ पर भी ये टेंशन जो होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, ये इसे अपलिफ्ट कम करता है। तो फिर यहाँ पर हम क्या लगाते, यहाँ पर या तो हम इस तरह करते कि इस इंच और बस के वेट को हम ज़्यादा करते, यानी इस
के लोड को हम ज़्यादा करते, सही है, ताकि इसके साथ बैलेंस हो जाए। और उस दूसरी हम ये भी करते कि यहाँ पर टेंशन पायल हम लगाए और ये ग्राउंड के साथ फिक्स करें। इसलिए करते हैं कि हम बेस पर टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते, सही है। यहाँ पर हमारे साथ जो फोर्स लगता है इसका रिजल्टेंट, तो हमारे साथ एक्सियल स्ट्रेसिस भी आते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेसिस, फ्लेक्सर भी आते हैं, और ये दोनों जब एड अप हो जाते हैं तो हमारे साथ कंबाइंड स्ट्रेसिस फिर आ जाता है। ये मैंने यहाँ पर कंबाइंड स्ट्रेसिस ड्रॉ किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आते हैं हम इसके बाद कर्न ऑफ द सेक्शन की तरफ, सही है, डेरिवेशन की तरफ। इसका फार्मूला क्या होगा? कर्न ऑफ द सेक्शन के पहले हम डिफिनीशन पे बात करते हैं। कर्न ऑफ द सेक्शन हमारे पास वो एरिया होता है कि उस पर हम लोड अप्लाई करें तो हमारे साथ उस बॉडी में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी और टेंसाइल स्ट्रेसेस वहाँ पर नहीं होंगे, सही है। यहाँ पर ये लिखा गया है, a region surrounding in the centroid of the section such that any compressive load in this region will result in the compression in the whole section. For example, हमारे पास एक शेप है, सही है, एक बॉडी है, ये उसका मैं कह लूँ कि एक कर्न ऑफ द सेक्शन है। तो अगर मैं इस साइड पे लोड अप्लाई करूँ, ठीक है, तो मेरे पास इस बॉडी पर या इस एरिया पर हमारे साथ क्या होंगे? इस पूरे एरिया पर हमारे साथ कंप्रेशन स्ट्रेसेस होंगी, सही है। ये हमारे साथ कर्न ऑफ द सेक्शन की डिफिनीशन है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस कर्न ऑफ द सेक्शन के बाउंड्री पर बिल्कुल ही उसके बाउंड्री पर लोड अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्न ऑफ द सेक्शन है और ये उसकी बाउंड्री है, इस पर हम कंप्रेशन लोड अप्लाई करते जो कि पी है, सही है, इस बाउंड्री ऑफ द कर्न ऑफ द सेक्शन पर, तो हमारे पास इस पूरे एरिया में एक पॉइंट इस तरह होगा कि उस पर हमारे साथ ज़ीरो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले डायग्राम में शो किया कि अगर हम बाउंड्री ऑफ द कर्न ऑफ सेक्शन पर लोड अप्लाई करें तो हमारे साथ एक पॉइंट पर ये देखो ज़ीरो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। यहाँ पर इस तरह भी होता है। तो फॉर एग्जांपल वो ज़ीरो स्ट्रेसेस वाला पॉइंट यहाँ पर क्यों है, सही है। और उसके बाद अगर हम इस बाउंड्री ऑफ द कर्न ऑफ सेक्शन से बाहर जाए और उसके बाहर लोड अप्लाई करें तो हमारे साथ फिर इस तरह पॉइंट्स भी आ जाते हैं कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्न जो है, हमने जो पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर में हमने शार्प ट्रिज्मेटिक मेंबर के लिए इक्वेशन डिराइव किया था, सही है, जो कि ये था। ये हमारे पास इक्वेशन था शार्प ट्रिज्मेटिक मेंबर का। तो अगर हम इसी बातों को कंसिडर करें कि अगर हम बाउंड्री ऑफ कर्न ऑफ द सेक्शन पर लोड अप्लाई करें तो एक पॉइंट पर हमारे पास स्ट्रेस ज़ीरो होगा, तो वो इस स्ट्रेस को मैंने ज़ीरो के बराबर लिया, तो ये फिर ये उधर चला जाएगा, पी वाई ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ये वन जो है ये इधर चला जाएगा, हमारे साथ ये बाकी रह जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरह करो कि ये वाई जो है इसको डबल डिवीज़न में लाओ, ये जेड को भी डबल डिवीज़न में लाओ। हम ये न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन को मालूम करने के लिए शार्प ट्रिज्मेटिक मेंबर के केस में हम क्या करते थे, ये ई वाई नहीं है इसेंट्रिसिटीज, इसको डबल डिवीज़न में ला देते। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। तो अगले पेज पर मैंने ये लिखा है, इसको डबल डिवीज़न पे लाए और यहाँ पर जो -1 था वो भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारे साथ ये y और z जो थे वो डबल डिवीज़न में आ गए। डबल डिवीज़न का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो अब हमारे पास ये टर्म्स जो है ना, इसको हमारे पास सी वाई कहते हैं इसको, और इसको सी जेड कहते हैं। इसकी जगह मैंने ये लिख लिया सी वाई और सी जेड। सी वाई इसके बराबर होता है -r/z² और सी जेड इसके बराबर होता है -r/y² डिवाइडेड बाय जेड, सही है। इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वो जेड का टर्म होगा और नीचे जो डिस्टेंसेस होंगे लोकेशन के वो इसके साथ ही सेम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। ये इसमें ई वाई और ई जेड जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ द लोड। ये लाइन जो है ये कर्न ऑफ द सेक्शन का एक पार्ट भी हो सकता है, सही है, और इस तरह हो सकता है कि ये उसके एक पार्ट को भी टच करता है और उससे आगे भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कर्न ऑफ द सेक्शन है तो इस इक्वेशन से हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पर मैंने लोड ज़ीरो लिया हुआ है, सही, इस पॉइंट पर मैंने लोड ज़ीरो ले लिया,
फिर इस पॉइंट पर लोड ज़ीरो ले लिया, फिर इस पर लोड ज़ीरो ले लिया, इस पर लोड ज़ीरो ले लिया। इस तरह मैंने इस बाउंड्री के इस सेक्शन के बाउंड्री पर मैंने लोड ज़ीरो ले लिए। तो हर एक के जो ई वाई और ई जेड की लोकेशन है वो मैंने इस फार्मूले में डाल दिए। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन इस तरह आ गए। सही है, इस तरह इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गए, इस तरह इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया, इस तरह इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया, इस तरह इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया, सिमिलरली इसी तरह आ गया। तो हमें फिर ये आइडिया हो जाता है कि ये जो एरिया अंडर दिस लाइंस है ना, तो इसको हम फिर कर्न ऑफ द सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है दिस लाइन में बी पार्ट ऑफ द कर्न ऑफ द सेक्शन। ये लाइन जो है ये कर्न ऑफ सेक्शन के एक पार्ट को भी शो करता है। कभी कभार हमारे साथ इस तरह हो जाता है कि वो लाइन जो है वो कर्न ऑफ द सेक्शन से बाहर भी आता है। सही है, और ये लाइन हम किस तरह निकालते हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि हम इस बाउंड्री जो होती है उस पे हम मुख्तलिफ पॉइंट्स लेंगे और उस पे हम स्ट्रेस ज़ीरो कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास उसके रिस्पेक्टिव लाइन आती जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास सी वाई जो है वो इंटरसेप्ट है और सी जेड जो है वो भी इंटरसेप्ट है। सही है, वो ये हमें क्यों क्या शो करता है, ये हमारे पास इस कर्न ऑफ द सेक्शन के जो लोकेशन है ये जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये सी जेड हो गया और ये इस तरह सेंट्राइडल एक्सिस है, ये हमारे पास सी वाई हो गया, ये इसके इंटरसेप्ट है। तो इस तरह हमें फिर ये मालूम हो जाता है, फिर हम ये भी रिस्पेक्टिवली लाइन्स बनाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के कान पर बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।